नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गाजर की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक बुआई विधि। सरसों की अच्छी पैदावार के लिए बुआई पर तकनीकी सलाह। गाजर का नाम सुनते ही दिमाग में स्वादिष्ट, जायकेदार और लाल रंग का गाजर का हलवा छप जाता है। बीटा कैरोटीन और विटामिन जैसे तमाम पोषक तत्वों से भरपूर ये सब्जी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। फिलहाल अभी इसकी बुआई का समय चल रहा है, तो इसकी पैदावार लेने के लिए आप गाजर की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन पहलुओं को अपनाएं, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी से। किसान भाइयों, गाजर की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है खेत का चयन। आप ऐसे खेत का चयन करें जो बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी हो, कंकड़ पत्थर मोरमी या चट्टान वाली नहीं हो, मुलायम मिट्टी हो। क्योंकि आप जानते हैं गाजर का जो रूट होता है, जड़ होता है, जो उसका व्यावसायिक पार्ट है जिसको बेचा जाता है, उसको ज़मीन के नीचे बैठना है और 1 से सवा फीट गहराई तक हो जाता है। यानी 1.5 फीट कम से कम गहराई तक मुलायम मिट्टी होगी तो बेहतर होगा। अगर कम गहराई वाली मिट्टी में आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अर्दिंग अप करके मिट्टी को ऊपर चढ़ाना होगा। भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी। गाजर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाले दोमट भूमि जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अधिक मोटे मोटे जड़ वाले खरपतवार घास अगर आपके खेतों में हो तो वैसे खेतों को चयन न करें और समुचित मात्रा में इसमें पोषक तत्व होने चाहिए। खासकर पोटास और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। किसान भाइयों, आपको इसमें 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से कंपोस्ट देना होगा। साथ ही साथ आपको 100 केजी नाइट्रोजन और 80 केजी 60 से 80 केजी फास्फोरस और 60 से 80 केजी पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से देना होगा। तब जाके, चूंकि ये अधिक पोषक तत्व खासकर पोटास को इसमें कमी आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपके अच्छे नहीं होंगे। फास्फोरस की भी कमी नहीं की जा सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही आप इसकी गाजर की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। गाजर की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहां तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती हैं। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटिस, पूसा यमदाग्नि, चैंटने आदि हैं। इसकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केसर, पूसा वृष्टि, पंजाब ब्लैक ब्यूटी, PC 161 प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आप अलग अलग वेराइटीज है, नानटेज है, बहुत अच्छी पुरानी वेराइटी है, आज भी चलता है। और प्राइवेट में बहुत सारे प्रभेद हैं, किसी एक का आप चयन कर लें।
अब तीसरी बात आती है बुआई की समय। ये आप ध्यान देंगे अक्टूबर के लास्ट तक कर सकते हैं, नवंबर के पहले हफ्ते तक भी इसकी बुआई की जा सकती है। अब है सीड रेट की बात अगर हम करें तो इसके बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं और इसकी बुआई में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। एक एक बीज दूरी दूरी पे अगर आप गिराना चाहें तो नहीं कर सकते। हाँ, लाइन पे आप इसको ज़रूर लगा सकते हैं, कतार में लगा सकते हैं। कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें और उसी में बारीक से सीड को आप गिराते चले जाएं। बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। फसल को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। गाजर की बुआई विधि और दूरी। किसान भाइयों, बीजों की बुआई मेड़ों पर करें, जिसमें लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हाथों से बीजों की बुआई करें। और कतारों में आप लगाएंगे तो आपको खरपतवार निकालने में आसानी होगी, कुड़ाई करने में आसानी होगी। बाद में आप इसमें कुछ जैसे टॉप ड्रेसिंग यूरिया वगैरह का करना चाहेंगे तो उसमें भी आपकी आसानी होगी। पौधे की ग्रोथ भी अच्छा होगा। हम लोग कहते हैं कि अगर आप वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले कतारों में बुआई की बात करेंगे, संतुलित मात्रा में पोषक तत्व देंगे, बीज को उपचारित करके लगाएंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सफलतापूर्वक गाजर की खेती करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें खरपतवार की। जो खरपतवार है, घास है, वीड है, वो समस्या करता है। इसको रेगुलर आपको हाथ से या कुदाल से निकालते रहना होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। रबी की मुख्य फसल तिलहनी फसलों में से एक है सरसों। इसकी खेती के लिए अभी सही समय चल रहा है। अगर आप भी सरसों की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सी किस्मों का चयन करें, बुआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, जानने के लिए मिलते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार से। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल खरीफ में मौसम ने काफ़ी दगा दिया और जो मानसून था वो काफ़ी शिफ्ट हुआ है, आगे बढ़ा है। अब जाकर के बारिश लगभग समाप्त हो चुकी है, मानसून समाप्त हो चुका है। तो ऐसे समय में अब हम लोगों को बिना विलंब किए हुए सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करनी चाहिए और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की बुआई की प्रक्रिया अब जितना जल्दी हो सके अब आप शुरू करें। आपको सर्वप्रथम मैं पहले भूमि का चुनाव के बारे में बताना चाहूँगा। तो भूमि का चुनाव में आप देखें, मध्यम भूमि या टाण भूमि जिसमें कि नमी की मात्रा हो, उसका अविलंब जुताई कर दें। 2-3 जुताई करके उसको पाटा चला दें। पाटा चलाने से जो नमी होगा वो कंजर्व होगा, वो ज़मीन में पड़ा रहेगा। वरना अगर आप ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो उसका नमी बहुत जल्दी उड़ जाएगा, जिससे कि सरसों का अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले गहरी जुताई करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, साथ ही मिट्टी में नमी संरक्षित रहती है। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए अंतिम जुताई के समय खेत में 10 से 12 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। अब आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा कि बीज, कौन सा बीज लगाएं, कौन सा किस्म लगाएं। तो किस्म के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, अच्छी किस्मों में पूसा 30, गिरिराज, RS 749, ये सब किस्में बहुत अधिक उत्पादन देने वाली हैं। और असिंचित या रेनफेड कल्टीवेशन के लिए आप
बिरसा भाभा 1 है, फिर DRMR 150-35 है, या NRCHB 101 है। अच्छी वैरायटी, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ का चुनाव करें। बीज आप जो भी बीज लगाएं वो सर्टिफाइड सीड लगाएं, कम से कम सर्टिफाइड सीड लगाएं। सर्टिफाइड सीड खरीदें या फाउंडेशन सीड खरीदें। और बीज आप जो है कि जो जैसे कि रजिस्टर्ड या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, वहाँ से भी बीज आप खरीद सकते हैं। तो इन सब जगहों से बीज खरीदने से आपको ठगी होने की संभावना नहीं रहती है। अब सरसों के बीज को डालने से पहले उसको आप पहले उपचारित करना। इसके लिए आपको करना चाहिए कि बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बेबिस्टिन से बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद ही बीज को खेत में डाल लें। इससे क्या होगा, आपको बीज जनित रोग नहीं लगेंगे। जैसे कि सरसों में आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटास, इसके अलावा 25 किलोग्राम सल्फर अलग से देना चाहिए। अगर आप फास्फोरस SSP से दे रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट से, तो अलग से सल्फर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप DAP से दे रहे हैं तो इसमें अलग से सल्फर देना चाहिए, जो कि 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होना चाहिए। उर्वरकों में यूरिया की आधी और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई से पहले खेत में मिला दें और यूरिया की शेष बची मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पहली सिंचाई के समय प्रयोग करें। असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों की पूरी मात्रा एक बार में ही प्रयोग करें। बुवाई की विधि। बीज उपचार करने के बाद बीजों की बुवाई कतारों में करें। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर की गहराई में बीज की बुवाई करें। अब 10 सेंटीमीटर, चूँकि सरसों का दाना छोटा होता है इसलिए 10 सेंटीमीटर पे एक एक दाना तो नहीं गिराया जा सकता है। इसके बीज के साथ आप उसमें थोड़ा बालू मिला दें तो वो थोड़ा हल्का गिरेगा। और इसके बावजूद भी अगर घना रह गया है कहीं पर तो वो उसकी थिनिंग करना चाहिए। जो ये एक प्रक्रिया है सरसों में थिनिंग करने की, तो थिनिंग का मतलब होता है विरलीकरण, पौधों को उखाड़ लेना। तो ये करीब 20 से 25 दिनों के बाद किया जाता है। अभी हम लोग चर्चा करें कि बुआई कैसे करेंगे। तो बीज डालने के बाद उसको कूड़ को आप ढक दे। अब इसमें एक प्रमुख बात ये होती है कि बहुत किसान भाई क्या करते हैं कि सोइंग के बुआई के बाद तुरंत पानी दे देते हैं। तो ऐसा न करें, आप पानी तुरंत इरिगेशन नहीं दें, क्योंकि तुरंत जब उसको सिंचाई कर देंगे तो क्या होगा कि ज़मीन के ऊपर एक पपड़ी जम जाएगा, जिससे कि बीज के अंकुरण में परेशानी आएगी। इसलिए जो प्री सोइंग इरिगेशन माने बुआई के पहले ज़मीन में नमी की अच्छी मात्रा को आप सुनिश्चित कर लें। इसके लिए हो सके तो पहले ही सिंचाई करके ज़मीन को तैयार करें। बुआई के 20 से 25 दिन के बाद पौधों का विरलीकरण करें, जिससे कि पौधों में उचित दूरी बना रहे और उसमें जो है कि ब्रांचिंग अच्छे से निकले। खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुवाई के पहले पेंडी मिथिलीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि पर छिड़काव करें। सिंचाई की बात जहाँ तक हम लोग करते हैं कि जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की जो सिंचित अवस्था में खेती करते हैं, वहाँ तो सिंचाई करीब 20 दिन के बाद थिनिंग के बाद सिंचाई कर देते हैं। और जहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता, जैसे झारखंड में सिंचाई की कमी है, तो यहाँ पे पानी का कमी को देखते हुए कम से कम पहली सिंचाई फूल आने के समय ज़रूर करें। और जहाँ पर सिंचित अवस्था में करते हैं वहाँ पर पहली सिंचाई 20 से 25 दिन में करना चाहिए ये। और सिंचाई के बाद उसके में फिर कोड़ा लगा लें। कोड़ा लगा करके मिट्टी को हल्का कर लें, जिससे कि एरेशन उसमें अच्छा से होगा, हवा अच्छे से जाएगी, पौधे का बढ़वार ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद करीब 30 से 35 दिनों में उसमें जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो मैं बोला था करीब 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, उसका टॉप ड्रेसिंग करें, छिड़काव करें, खड़ी फसल में छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि उन पौधों का वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा होगा, बायोमास अच्छा डेवलप करेगा, जिससे कि उसमें फली अच्छे लगेंगे और फ्लावर अच्छे आएंगे। तो फली स्वाभाविक है कि अच्छे होंगे उसमें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में व्यक्तिगत जलस्तर और वर्षा की अनियमितता के चलते प्रदेश में जल संकट गहराता जा रहा है। इसलिए किसानों को पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की। तो इस विधि से सिंचाई करने से कौन कौन से लाभ हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विषय विशेषज्ञ दीपक चौहान। जैसा कि हम आज चर्चा करना चाहेंगे कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी हो रही है और चाहे हम पीने के उसमें उपयोग करें या खेती में उपयोग करें, वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम हो रही है और भूजल स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो उसी को हम देखते हुए कि हम पानी को कैसे बचा पाएँ और उसको बचाते हुए हम अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किस प्रकार से उस पानी का कर पाएँ। सिंचाई में जो आधुनिक विधि है अपनी और सबसे सुलभ विधि है टपक सिंचाई विधि, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। उसके बाद में आता है कि सिंचाई पद्धति से जो फायदा होता है कि जो बूंद बूंद करके टपकता है तो सिर्फ पौधों की जड़ों के पास में जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ खरपतवार उसकी जड़ के पास में थोड़े बहुत होते हैं, अतिरिक्त बहा के पानी नहीं जाता है, तो खरपतवार की समस्या कम से कम रहती है। जो खरपतवार अगर कम से कम होगा तो उससे हमारे रोग भी कम आएंगे। खरपतवार निकालने के लिए भी हमको जो मजदूर ज़्यादा लगते हैं तो वो मजदूरों की भी एक कमी आएगी कि हम अपना जो है कि लागत हम किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। तो पानी की भी हमारी लागत कम हो गई और हमारी मजदूरों की भी लागत हमारी कम हो गई है। फिर आता है कि इसमें हम जो हमारे घुलनशील वाले खाद है हम इसके द्वारा टपक के द्वारा हम सीधे पौधों की जड़ के पास में देंगे, तो क्या होता है कि जो खाद और पानी की उपयोग क्षमता है इस सिंचाई में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। जब हम बहा के पानी देते हैं तो रोग क्या होता है कि एक फसल से दूसरी फसल में चले जाता है। तो वो क्या है कि बूंद बूंद करके जब पानी टपकेगा तो रोग ग्रसित पौधा सिर्फ एक ही जगह रहेगा और उसमें हम आसानी से उसका नियंत्रण भी कर सकते हैं, चाहे हम दवाइयों से करें या किसी और जो जैविक या रासायनिक से इनसे हम बूंद बूंद करके अगर देंगे तो वो सीधे पौधों की जड़ के पास में करके उसका रोग नियंत्रण कर सकते हैं। ये एक चीज़ फायदेमंद इस सिंचाई में है। पौधों की जड़ के पास लगातार नमी होने से दीमक की समस्या नहीं होती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता है। लवणीय एवं ऊंची नीची भूमियों में बिना समतल किए बराबर मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से भूमि का जल स्तर नीचा रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन में टपक सिंचाई पद्धति में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी रहती है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले मुख्यतः ये रहता है कि एक पंपिंग यूनिट रहती है, हेड यूनिट जिसको बोलते हैं, उसमें पंप सेट आ जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि एक जो कुछ वॉल लगे रहते हैं हमारे, जैसे नॉन रिटर्निंग वॉल लगा रहता है, एक बाईपास वॉल लगा रहता है, एक वेंचुरी रहती है, ये हम लगाएंगे। मेन लाइन हमारी मुख्यतः रहती है कि फिर उसके बाद में आता है सब मेन लाइन, उप मुख्य लाइन आती है। फिर आता है हमारा उप मुख्य लाइन के बाद में लेटरल आती है। फिर इसके बाद में आता है हमारा कि एक ड्रिपर आता है, जहाँ से कि वो ड्रिपर लेटरल में लगे रहते हैं और वहाँ से बूंद बूंद करके पानी टपकता है। तो ड्रिपर किसान भाइयों को बताऊंगा कि दो प्रकार के रहते हैं, एक ऑनलाइन रहता है, एक इनलाइन रहता है। तो जो सब्जी भाजी की खेती कर रहे हैं वो किसान भाई इनलाइन का उपयोग करते हैं कि जो कि कंपनी से बना उसके अंदर आता है, उसमें हम ऊपर से कोई छेद नहीं करते। फिर आता है कि जो उद्यानिकी की फसलों के बारे में करते हैं, जो भी अगर वृक्षारोपण कर रहे हैं उसमें अगर हम सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई अपनाएंगे तो वहाँ पे हम ऑनलाइन का उपयोग करेंगे। वहाँ पे कि हमको किस पौधे के लिए कितनी मात्रा में हमको पानी की आवश्यकता है उसके हिसाब से हम उसको ड्रिप लगाएंगे।
बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है। आपसे बात करना चाहेंगे कि इस प्रणाली में इसकी देखभाल भी एक महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में जो प्रेशर की एक बात है कि दाब हमारा इस प्रणाली में कितना होना चाहिए, तो वो दाब के लिए हमारे जो पाइप भी रहते हैं वो उन पे लिखा भी रहता है कि कितने प्रेशर का ज़्यादा से ज़्यादा वो झेल सकता है। क्योंकि क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं से न कहीं से पाइप फटेगा, लीकेज हो की समस्या आएगी, तो वो प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे पाइप थोड़ा सा फट रहा है तो हम उसको अनदेखा ना करें। तो जहाँ पे लीकेज हो रहा है, जहाँ पे कहीं पाइप फूट रहा है, तो उसको हम उसी वक्त उस समस्या का हल वहीं पे करें और उसको उस लीकेज को वहीं पे बंद कर दें। जब भी चालू करें हम प्रतिदिन ये हम देखें कि हमारे ड्रिपर में पानी सही से आ रहा है, यानी कि ड्रिपर में पानी कम आ रहा है, ये हम देखते रहे। इस प्रणाली में जब हम ये खाद और उर्वरक दें तो हम इसको खोल के 5-10 मिनट चला के अच्छा पानी जब तक नहीं आए तब तक हम चलाते रहें और फिर वापस से इनको बंद कर देंगे। अब हम इसमें एक बात करेंगे कि जब हमारा ये अगर ड्रिपर चौक हो जाता है, वहाँ से पानी आना बंद कर देता है, तो एक ये है कि जिस पानी में काई की समस्या अगर हमारे लेटरल में और इनमें काई की समस्या आ गई है, काई आने लग गई है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग कर सकते हैं या हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा हम इसका जो है कि काई की समस्या को दूर कर सकते हैं। और वो घोल को पूरा पाइपों में डालना पड़ेगा और अगले 24 घंटे तक उसको हमको रखना पड़ेगा और 24 घंटे तक रखने के बाद में इसकी सफाई करेंगे अगले 24 घंटे के बाद में। फिर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी नजदीकी कृषि और उद्यान विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ली जा सकती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव संभुआ, जिला समस्तीपुर के नीलेश कुशवाहा ने। आपने नींबू के बाग में कैंकर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, प्रारंभ हो गया है। इस ऋतु में जो नींबू वर्गीय जो पौधे हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो कैंकर रोग की आती है। कैंकर एक ऐसा रोग है जो पत्ती, तने, नींबू का जो फल होता है उस पे जो धब्बे बन जाते हैं और वो ये इन तीनों भागों को वो नुकसान पहुंचाता है। बागवान भाइयों, आज के समय में नींबू का बाग भी कीट और रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है, लेकिन जो बागवान समय पर इनकी सही पहचान कर नियंत्रण कर लेते हैं वे नींबू के बाग से अधिक फलोत्पादन लेकर माला माल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नींबू के बाग में लगने वाले रोगों में कैंकर के बारे में। नींबू का कैंकर रोग मुख्यतः नींबू की पत्तियों, टहनियों एवं फलों को प्रभावित करता है। भागों में छोटे छोटे पीले धब्बे बनते हैं जो बाद में भूरे एवं खुरदुरे हो जाते हैं, जिससे पत्तियां भोजन नहीं बना पाती और फलों को क्वालिटी खराब हो जाती है और ऐसे फलों का बाजार में कोई मूल्य नहीं मिलता है। किसान भाइयों, किसी रोग का सही नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले उसकी सही पहचान होना जरूरी है, तभी आप सही दवा को लेकर छिड़काव करके नियंत्रण कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं नींबू में लगने वाले रोग की रोकथाम के बारे में। तो इस रोग के प्रबंधन के लिए किसान भाई है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम, साथ में एंटीबायोटिक जैसे कसुगामाइसिन 1 मिली प्रति लीटर के हिसाब से वो है उसका मिश्रण बना के है वो जो है उसका छिड़काव किया जा सकता है। तो ये एक जो बैक्टीरियल डिजीज है उसका प्रबंधन है किसान भाई है आसानी से कर सकते हैं। जो कीट है या बीमारियां हैं उनमें सबसे प्रमुख है नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उसमें थ्रिप्स एक छोटा रस चूसने वाला कीड़ा होता है जो पत्तियों का रस चूस के है वो नुकसान पहुंचाता है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई है वो फिप्रोनिल 5 SC 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के वो छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो कीट हैं
उसमें है लीफ माइनर या पर्णसुरंगी की कीट बोलते हैं। पर्णसुरंगी की कीट है वो पत्तियों के अंदर अपने अंडे देता है, उससे उसका जो लार्वा निकल के है वो पत्तियों के अंदर सुराग बनाता है, तो उससे जो पत्तियां हैं वो सिल्वर के रंग की हो जाती है और उसका जो क्लोरोफिल है या हर्ट लेवल का वो खत्म हो जाता है, जिससे उसके प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और कई बार जो अधिक प्रकोप होता है तो उससे पत्तियां वो गिर भी जाती है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई फिप्रोनिल 5 जो SCA 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या लेमडासाई हेलोथ्रीन है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो है घोल बना के है उसका स्प्रे है वो किया जा सकता है। नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल है वो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या जो प्रोफेनोफोस है, प्रोफेनोफोस 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से है उसका भी छिड़काव किया जा सकता है, या क्विनालफोस 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका भी है वो छिड़काव किया जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।